हाय, मैं डॉक्टर अर्चना सिन्हा, ए फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फ्रॉम दिल्ली विथ 31 years ऑफ एक्सपीरियंस। आज आपके पास लेकर आई यूपी एपीओ एमसीक्यू डिस्कशन ऑन आंसर की। जी हाँ, आपको इन्फॉर्म कर दें कि ऑफिशियल आंसर की यानी ऑफिशियल आंसर्स अपलोड हो चुके हैं वेबसाइट पर, और आज हम डिस्कस करेंगे वो सारे क्वेश्चंस, और हम ये भी देखेंगे कि हमारे आंसर से जो हमने रिलीज किए थे उससे ये कितने सटीक हैं। और उसके बाद हम आपको इसके डिस्कशन के बाद बताएंगे कि क्या कट ऑफ आने की उम्मीद है इस बार यूपी एपी में। हम आपसे मिले थे 7 अक्टूबर 2025 को इसी फोरम के थ्रू। तब हमने आपको इन्फॉर्म किया था कि यूपी एपीओ की वैकेंसीज 182 वैकेंसीज आ चुकी हैं, और जो बच्चे भी अभी यूपी एपीओ का एग्जाम देने में इंटरेस्टेड हैं, वो एस्पिरेंट्स भी जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद 3 साल के एक्सपीरियंस की बात आ गई, लेकिन यूपी एपीओ के एग्जाम के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं था। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि हमारे फोरम से जुड़े हुए लोगों ने भी दिया है, कि यूपी एपीओ का एग्जाम क्योंकि बिना एक्सपीरियंस वाला मांगा गया है, उसमें अपीयर होना है, और बिकॉज दिस इज ऑल्सो ए गजेटेड पोस्ट। तो हमने, जब हम आपको अक्टूबर में मिले थे, तब हमने आपको इन्फॉर्म किया था 7 अक्टूबर को इसी फोरम से कि 182 वैकेंसी निकली है यूपीएपीओ की, जो कि फर्स्ट क्लास गजेटेड पोस्ट है, गजेटेड है, ग्रुप भी गजेटेड पोस्ट है ये। और इसका जो पे स्केल है वो 47,600 से 1,51,100 वाले स्केल में है, और जीपी यानी ग्रेड पे इसका 4800 लेवल 8 की ये वैकेंसी थी। इसका जो एग्जामिनेशन फॉर्म था वो 16 सितंबर 25 से 16 अक्टूबर 25 तक भरा जाना था, और मेरा ख्याल है सभी लोगों ने उसे टाइमली भरा होगा। इसका फिर हम आपसे मिले थे 2 फरवरी को, जब हमने इसका फाइनल नोटिफिकेशन आया था और डेट ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आई थी। तो इसका एग्जाम आपका शेड्यूल हो गया था 22 मार्च को, और 22 मार्च को ये एग्जाम हो भी चुका है। एग्जाम पैटर्न हमने आपसे डिस्कस किया था कि ये 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे। 1 मार्क एक क्वेश्चन का होगा, और 150 क्वेश्चंस में से आपके 50 क्वेश्चंस जनरल नॉलेज पर होंगे। जनरल नॉलेज के क्या क्या सब्जेक्ट आने थे वो भी हमने डिस्कस किया, और 100 क्वेश्चंस लॉ पर होंगे। तो आइए, आज हम आपसे फिर से मिलने आए हैं ये बताने के लिए कि इसकी ऑफिशियल आंसर की रिलीज हो चुकी है, ऑफिशियल आंसर्स डिस्क्लोज हो चुके हैं, और अब हमने जो इसका आंसर भरा था उससे हम चेक कर सकते हैं, और हम उसमें डिस्कशन करेंगे कि क्या किसी क्वेश्चन में प्रोटेस्ट डालने की जरूरत है। आइए, हमारा ये जो रिकॉर्डेड सेशन है, ये जो पहला रिकॉर्डेड सेशन है, इस सेशन में लाइव सेशन, ये हमारा सेशन सिर्फ जनरल नॉलेज के पेपर्स पर होगा, यानी कि जनरल नॉलेज का 50 मार्क्स का एमसीक्यू। तो लेट अस स्टार्ट फास्टली। जी हाँ, जनरल नॉलेज इज ए पार्ट 1। पार्ट 1 में पहला क्वेश्चन, जैसा कि हमने डिस्कस किया था अपनी पहली लाइव सेशन में, कि इस बार जनरल नॉलेज में वॉर से रिलेटेड भी चीजें आ सकती हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं ये फेज चल रहा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन एब्सोल्युटली उसी सिनेरियो पर है, करंट अफेयर्स, और यहाँ हमें मैच करना है वो ऑपरेशंस जो अलग अलग कंट्रीज ने अलग अलग नामों से चलाए। तो हम इसमें खोजते हैं पहले इंडिया का। तो यहाँ हमारे को इंडिया नंबर 1 पे दे रखा है, और इन सारे के सारे ऑपरेशंस में हम रुक जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारा ये जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन सिंधु, वाटर से रिलेटेड है। जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसी वक्त, और ये इंडिया के साथ मैच करता है। हमारे को, हमने आपको आंसर देना भी बताया था, ये बताया था कि हमें सबसे पहले देखना है सटीक और करेक्ट चीज
और उसके साथ हमने फिर थियरी ऑफ एलिमिनेशन या एक्सेप्टेंस करके आंसर करना है। तो यहाँ हमारा बन जाता है D1, और D1 जो हमारा आ रहा है वो इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है। तो जी हाँ, अब हमारे पास इनमें से कट के 2 क्वेश्चन के आंसर आ जाते हैं। इन दोनों आंसर्स में से अब हमारा देखना है कि हम इन दोनों में से कैसे चुने। अब देखिए, ए ऑपरेशन राइजिंग लाइन, तो यहां पर ए दे रखा है 4 और यहां दे रखा है A2, तो क्या ऑपरेशन राइजिंग लाइन A2 से मैच करता है या 4 से मैच करता है? ऑफ कोर्स ऑपरेशन राइजिंग लाइन इज ऑफ इजराइल, और ये इससे मैच करता है, तो हमारा आंसर आता है A2 वाला और D1 वाला। तो आप देख रहे हैं कि ऑफिशियल आंसर में भी यही है, तो हम ये आंसर चुन लेते हैं, 1 का आंसर डी, और कितनी आसानी से देखिए हो जाता है। हमने कहा था कि आपके जो टाइम लेने वाले जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे मैचिंग क्वेश्चंस या बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले, तो हम इस तरह से एलिमिनेट कर करके निकालेंगे तो हमारा जल्दी हो जाएगा। तो हमने इसको कर दिया। अब हम चलते हैं, हु वॉज द रूलर ऑफ देवगिरी एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन्वेजन। हम चले गए कहा, हिस्ट्री में। पहला क्वेश्चन हमारा करंट अफेयर्स पर था और ये हम चला गया हिस्ट्री में। तो रूलर ऑफ देवगिरी उस वक्त जब अलाउद्दीन खिलजी थे, उस वक्त थे रामचंद्र देव, तो हमारा आंसर बन जाता है रामचंद्र देव, यानी कि आंसर डी। आप एक बात नोट कर रहे हैं, हमने आपको एक टिप दी थी कि हम अगर जो हमारे करेक्ट आंसर्स हैं वो एक पर्टिकुलर आंसर पे टिक रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि थोड़ा सा जहां हमें गेस करना हो वहां हम उसी आंसर पर जाएं जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो अभी तक हमने दोनों के आंसर जो दिए वो डी वाले हैं। चलिए आगे चल के देखते हैं। इजाक नादर clinched the gold medal in the men's 15 m race at 2025 World Athletics Championship by defeating who? किसको डिफीट किया? इजाक नाडर। तो दिस इज ऑन करंट अफेयर और 2025 की मेंस 1500 मीटर की रेस का है और उसने हराया था जैक वाइटमैन को। तो इसका आंसर बन जाता है हमारा ए। ये इसमें हमें इस तरह के क्वेश्चंस में हमें ज्यादा समय नहीं लगता है और ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। दिस इज बेस्ड ऑन नॉलेज, नॉट ऑन द एप्लीकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नोन फॉर नेटिव पॉपुलेशन ऑफ एबओरिजिनल ट्राइब्स? एबओरिजिनल ट्राइब्स के लिए ये भी हमारा हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों से मिलकर बना है क्वेश्चन। फॉलोइंग रीजन इज नोन फॉर नेटिव पॉपुलेशन ऑफ एबओरिजिनल ट्राइब, तो ये है ऑस्ट्रेलिया में और इसका आंसर बन जाता है यहाँ। ये नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि इट इज नॉट फ्रॉम इंडिया, और ये अभी फेमस था एक पर्टिकुलर चीज के लिए, और ऑस्ट्रेलिया का नाम कई बार आया न्यूज़पेपर में। हमने बच्चों को गाइडेंस दी थी और बताया था कि जो बच्चे पास होना चाहते हैं जनरल नॉलेज के पेपर में, करंट अफेयर्स में, वो बच्चे डेफिनेटली न्यूज़पेपर डेली पढ़ा करें, तो उससे उनका करंट अफेयर्स ज्यादा मजबूत हो जाएगा, करंट अफेयर भी और अदरवाइज भी। अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? देखिए, परमानेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जब से वॉर चल रही है बहुत सारे डिस्कशंस आ रहे हैं, बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं रिगार्डिंग वॉर, और भारत यूएन का परमानेंट मेंबर है कि नहीं, इस पर भी बहुत सारे डिस्कशन न्यूज़पेपर में चल रहे थे। तो एक क्वेश्चन इस पर एक्सपेक्टेड था और आया है, तो हमसे पूछा जा रहा है नॉट। इसमें जो हमारा क्वेश्चन है वो नॉट पर है, जो 15 में से नहीं है। तो यस, जर्मनी इज नॉट, रशिया सबको पता है, फ्रांस सबको पता है, चाइना सबको पता है, ये तीनों ही परमानेंट मेंबर है, प्राइमरी मेंबर है, 5 मेंबर्स में से एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के। तो ये तो है ही, और जर्मनी इज नॉट, तो ये हमारा आंसर बन जाता है ये वाला डी। देखिए हमारा थर्ड डी आया है। सो आगे चलते हैं। लॉरेंटियन प्लेट्यू इज लोकेटेड इन, अगेन ऑन ज्योग्राफी बट वेरी मच डिस्कस्ड एरिया इन द न्यूज़पेपर्स। देखिए हमने आपको जब हम गाइडेंस कर रहे थे, जब हमने पॉइंटर्स किए थे,
तो हमने बताया था कि करंट अफेयर्स में इस बार जो कंट्रीज वॉर में है या जो डिस्कशन में है उनके ज्योग्राफिकल पोजीशंस और जहां जहां अटैक हो रहे हैं, जहां जहां हिट हो रहे हैं, उससे कनेक्टेड ज्योग्राफिकल पोजीशंस ज्योग्राफी का पार्ट बनेंगे। तो यहां आप देखिए, ये प्लेटियो कहां पर है? कनाडा में। दिस इज ए वेरी सिंपल क्वेश्चन और यहां हम इसका आंसर बहुत आसानी से दे पा रहे हैं। Which of the following cities are connected by Trans-Siberian Railway? Trans-Siberian Railway was also under discussion और ये है सेंट पीटर्सबर्ग एंड व्लादिवोस्टॉक। ये इस सिटीज से कनेक्ट होता है। इसमें जो सिटीज हैं जो कनेक्ट होता है वो ट्रांस साइबेरियन रेलवे में जो सिटीज कनेक्ट होती हैं वो है सेंट पीटर्सबर्ग एंड व्लादिवोस्टॉक। लेट अस गो अहेड। व्हाट वाज द हेड ऑफ द माइंस कॉल्ड इन अर्थशास्त्र? देखिए, दिस इज फ्रॉम द हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स ऑल्सो, और हम इसे हिस्ट्री से ही मानेंगे। हेड ऑफ द माइंस कॉल्ड इन अर्थशास्त्र, तो यहां हम देख रहे हैं हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, शुल्काध्यक्ष, संस्थाध्यक्ष, अकाराध्यक्ष और पोटवा अध्यक्ष। तो हेड को क्या कहा जाता था? हेड ऑफ द माइंस, उसको क्या अध्यक्ष कहा जाता था? क्या शुल्क अध्यक्ष कहा जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम कॉमन सेंस की भी बात करें, शुल्क अध्यक्ष इज बेसिकली जो पेनल्टी लगाता है। संस्था अध्यक्ष जो किसी न किसी संस्था का अध्यक्ष होता है। अकारा अध्यक्ष, ये नाम आपको क्लियर नजर आएगा, दिस इज ऑफ द माइंस। और पटवा अध्यक्ष, राइट। तो हमारा आंसर बन जाता है ये। इसको हम कॉमन सेंस से भी कर सकते थे, इसके हिंदी मीनिंग को समझते हुए। यहां भी हमें थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन लगानी पड़ेगी अगर हमें याद नहीं है तो। इन विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड? इकोनॉमी के किस सेक्टर में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मिलती है? दिस इज फ्रॉम इकोनॉमिक्स। तो हम देखेंगे माइनिंग, होटल एंड ट्रेड, एग्रीकल्चर, शुगर इंडस्ट्री। तो हमने डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादातर देखी है कहाँ? एग्रीकल्चर में। इसमें बेकार भी आती है और भी कई तरह की आती हैं। तो ये इसका आंसर है एग्रीकल्चर। यस, इट्स आंसर इज सी, एग्रीकल्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? देखिए, यहाँ पेयर मैच करने में फिर से वही फार्मूला अडॉप्ट किया जाएगा। जो हमें करेक्टली पता है पहले उसकी मैचिंग देखेंगे। हरमत्तम वेस्ट अफ्रीका, मिस्ट्रल साउथ अमेरिका, जोंडा अर्जेंटीना, खामसिन नॉर्थ अमेरिका। तो हमें एक पता है कि ये जो मिस्ट्रल है वो साउथ अमेरिका में है। अब हम यहाँ पर देखें तो इसके जो आंसर्स हैं, इसमें हम अगर हरमत्तम की बात करते हैं तो वो वेस्ट अफ्रीका का पार्ट नहीं है। अगर हम जोंडा की बात करते हैं तो अर्जेंटीना का पार्ट नहीं है। अगर वो खामसिन की बात करते हैं तो नॉर्थ अफ्रीका का पार्ट नहीं है। हमें यहां देखना है कि करेक्टली मैच्ड, लेकिन ये सारे के सारे मैच्ड है, प्रॉपरली मैच्ड है। कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? मिस्ट्रल साउथ अमेरिका। मिस्ट्रल इज नॉट इन साउथ अमेरिका, तो आवर आंसर इज मिस्ट्रल साउथ अमेरिका, राइट। हमें यहाँ ये जरूर मैच करते समय ध्यान रखना है, करेक्टली मैच्ड और नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यह हमें ढूंढना था जो करेक्टली मैच्ड नहीं है, और इसका आंसर है मिस्ट्रल साउथ अमेरिका। चलिए आगे चलते हैं। यहां भी मैचिंग से रिलेटेड है और मैचिंग में आपको पेयरिंग करनी है। पेयरिंग में फिर हम वही करेंगे, जो हमें करेक्ट आता है पहले उसको मैच करेंगे। जैसे हमने इंडिया का किया था ऑपरेशन सिंधु। तो हम अगर देखें तो हमारा बोरिक एसिड किस काम के लिए यूज होता है? आई वॉश के लिए। वी नो दिस, इजीएस्ट। तो हमारे पास A4 एक ऐसा करेक्शन है, करेक्ट है,
कि हम A4 के आंसर्स देखेंगे। आंसर सारे, तो हमारे 2 आंसर्स ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए और इनको हम काट सकते हैं आराम से, क्योंकि बोरिक एसिड आई वॉश के लिए यूज होता है। अब हम अगला देखते हैं कि कौन सा इसमें फर्क है। देखिए यहाँ C2 दे रखा है, B3 और 1 दे रखा है, और D1 और 3 दे रखा है, यानी 1 और 3 में प्रॉब्लम है। अब हम B सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड किस लिए यूज होता है? फूड प्रिजर्वेटिव्स के लिए, तो ये इसके साथ मैच कर रहा है। सिट्रिक एसिड जैसे नींबू वगैरह फूड प्रिजर्वेटिव्स के लिए यूज होता है, सिरका, नींबू, तो ये जो है सिट्रिक एसिड ये फूड प्रिजर्वेटिव के लिए होता है, और ये आता है हमारा B1 में, तो इसका आंसर आ जाता है हमारा B। तो पहले हम हमेशा इस तरह के मैचिंग में क्या करेंगे, करेक्ट मैचिंग चेक करेंगे और फिर निकालेंगे। आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू मनी बिल। मनी बिल पर, दिस इज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, और हम मनी बिल पर देखेंगे the appropriation of money from the consolidated fund of India comes under the money bill. Speaker of Lok Sabha will decide whether a bill is a money bill or not. कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो दोनों ही स्टेटमेंट सही लग रही है मनी बिल के बारे में। तो ये बात भी सही है कि अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड कम्स अंडर द मनी बिल। मनी बिल में अप्रोप्रिएशन जो होता है कंसोलिडेटेड फंड का, वो मनी बिल माना जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। स्पीकर ये डिसाइड करता है कि कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं, ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है। तो इसका मतलब दोनों ही बातें सही है, तो हमारा आंसर बन जाता है बोथ 1 and 2। Who gave the title Ambassador of Hindu-Muslim Unity to Muhammad Ali Jinnah in India's freedom struggle? एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाला टाइटल किसने दिया था मोहम्मद अली जिन्ना को? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो नहीं दिया था, दे नेवर वांटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी। महात्मा गांधी ने भी ये नहीं दिया है, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा भी नहीं दिया हुआ है, तो ये सरोजिनी नायडू ने दिया था। सरोजिनी नायडू को कोकिला भी कहते थे, कोकिला ऑफ इंडिया। सरोजिनी नायडू ने इन्हें ये टाइटल दिया था, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। दिस इज फ्रॉम हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। When did India become a member of World Trade Organization? WTO का मेंबर कब बना इंडिया? जी हाँ, इंडिया 1995 1992 में लिबरेशन मूवमेंट आया था इंडिया में 1992 में, जब लिबरलाइज्ड, प्राइवेटाइज्ड एंड ग्लोबलाइज्ड ये फार्मूला चला था, उसके बाद ही इंडिया WTO का मेंबर बना था 1995 में। तो हमारा आंसर बन जाता है 1995। दिस इज फ्रॉम हिस्ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैड एस्टेब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद चाइना? किस इंडियन रूलर ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्रिएट किए थे चाइना से? यस, इट वाज नॉट चंद्रगुप्त मौर्य, नॉट अशोका, नॉट समुद्रगुप्त, ये सारे गुप्त वंश के थे, गुप्त वंश के थे। उस वक्त में डिप्लोमेटिक रिलेशन चाइना से नहीं हुए थे। हमारा ये जो हुआ है ये हर्षवर्धना के टाइम पर हुआ है, और हर्षवर्धना वाज द पर्सन रूलर जिसने डिप्लोमेटिक रिलेशंस चाइना के साथ एस्टेब्लिश किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो ऑन द मैचिंग, और मैचिंग में फिर हमें बोर्ड बनाना है चारों का मैच करके कौन सा आंसर सही है, और इसमें हम क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हमें पता है, ताकि हमारे क्वेश्चंस एलिमिनेट हो जाए। तो हम सबसे पहले ए वाला देखते हैं, क्लोरोफॉर्म। जी हाँ, क्लोरोफॉर्म किस काम का है, उसका यूज क्या है? ये कहते हैं यहाँ केमिकल है और यहाँ यूज है। तो क्लोरोफॉर्म का देखते हैं कि क्लोरोफॉर्म का यूज क्या है। प्रिजर्वेटिव फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस, एंटी फ्रीज फॉर ऑटोमोबाइल्स, एज एन एनेस्थीसिया। तो हर एक को पता है क्लोरोफॉर्म एनेस्थीसिया के लिए यूज होता है,
बहुत ही आसान सा आंसर है इसका। तो हम यहां पर इसको कनेक्ट कर देते हैं। क्लोरोफॉर्म इज जनरली यूज्ड फॉर एनेस्थीसिया, बेहोश करने के लिए काम आता है। अब जब हमें ये पता चल गया तो हम A3 वाले अपने आंसर्स देखते हैं। A3 का हमारा एक आंसर है ये और एक आंसर है ये। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पर। इसमें से कौन सा ऐसा है जो सेम है लेकिन डिफरेंट है? देखिए यहाँ D जो है वो 1 है या 4 है, या C 1 है या 4 है, यानी कि 1 एंड 4 के बीच में डिसाइड करना है हमें। D2 तो D2 है ही। कार्बन ब्लैक एंटी फ्रीज फॉर ऑटोमोबाइल, ये तो ओके है, ये तो है ही। अब हम देखते हैं कि इसके साथ ये जाएगा या इसके साथ ये जाएगा, राइट? इसके साथ तो ये मैच कर ही गया। अब हम देखेंगे ये इसके साथ जाएगा या ये इसके साथ जाएगा, राइट? अब हमारे को इन दोनों में से देखना है कि ये किसके साथ जा रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि फॉर्मल डाई डिहाइडे ये बेसिकली बायोलॉजिकल स्पेसिमेन के प्रिजर्व करने के लिए काम आता है। तो ये हमारा आंसर C1 पे जा रहा है। और मेथनॉल जो है वो जाता है, ब्लैक पिगमेंट है जो शू पॉलिश में यूज होता है। तो हमारा आंसर बेसिकली बन जाता है E2 और C1, C1, राइट? तो ऐसी सिचुएशन में ये हमारा हो जाता है D2 और C1, C चला जाता है यहाँ। दिस इज द करेक्ट पोजीशन। हम एक बार इसको दोबारा से बनाते हैं क्योंकि चेक करने के लिए जब कर रहे थे तो हम इसको, तो हमारा क्लोरोफॉर्म चला जाता है, एनेस्थीसिया। कार्बन ब्लैक जो है वो ब्लैक पिगमेंट है जो शू पॉलिश में यूज होता है। सी चला जाता है 1 पे जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेन के लिए है, और मेथनॉल चला जाता है ऑटोमोबाइल्स के लिए। अब हम आगे चलते हैं। तो हमारा आंसर बन गया है डी। और यहाँ भी आप एक चीज नोट कर रहे हैं कि डी हमने अभी तक काफी सारे देखे। विच ऑफ द फॉलोइंग एथनिक ग्रुप्स इज द लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप इन इंडिया? एथनिक ग्रुप हमें पता करना है। तो एथनिक ग्रुप्स इज द लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप इन इंडिया। चाइनीज, तिब्बतन, ऑस्ट्रिक, द्रविडियन? नो, इट इज इंडो आर्यन। तो इंडो आर्यन जो है वो ऐसा ग्रुप है जो लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है, राइट? लेट अस गो अहेड। विच ऑफ द फॉलोइंग सल्तनत सुल्तान इज कॉल्ड एज बेनोवेलेंट डेस्पोट रूलर? कौन सा ऐसा रूलर है जिसको बेनोवोलेंट डेस्पोट रूलर कहा जाता है इंडिया में? दिस इज फ्रॉम हिस्ट्री। मोहम्मद बिन तुगलक तो नहीं है, बलबन भी नहीं है, जलाउद्दीन खिलजी भी नहीं है, बच जाते हैं फिरोज। सो यस, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में बहुत सारी कहानियां आपको पता है और उन्हें बहुत बेनोवेलेंट रूलर के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे अगला, फिर मैचिंग पर आता है। और मैचिंग में हम देख रहे हैं, अगेन वी आर गेटिंग द आंसर डी। हमने आपको एक ट्रिक बताई थी जब हमने आपको एग्जाम हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस करा था कि अगर हमारे कुछ आंसर्स छूट जाते हैं और हमें नहीं पता चल रहे हैं तो हम गेस करना है, और थोड़ा सा अंदाजा है हमें आंसर का तो हम उस पर जाएंगे जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड आंसर है। तो आप ये देखिए, यहाँ हम फिर वही फार्मूला अडॉप्ट करेंगे। पहले देखेंगे मोस्ट करेक्ट, उसको चुनेंगे, एलिमिनेट करेंगे 2 को, और फिर उन दोनों में से जाएंगे कौन से वाला नहीं हमें टेस्ट करना है। तो देखिए, ग्रे रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन, सिल्वर रेवोल्यूशन और ब्लू रेवोल्यूशन। तो हमारा ग्रे रेवोल्यूशन किस चीज पर जाता है? ये बेसिकली फर्टिलाइजर है। एवरीबॉडी नोज दिस, दिस इज वेरी सिंपल। बाई चांस ए इज बीइंग पुट एज इजी मैच,
तो हमारा काम बहुत आसान है। इस बार का जो जनरल नॉलेज का पेपर है वो बहुत हल्का भी नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं है, मॉडरेट है। लॉ का पेपर हम जब लॉ पर जाएंगे तब बताएंगे। तो हमारा ए बन जाता है 3 के साथ। अब A3 के हमारे पास बन जाते हैं 2 क्वेश्चंस, दो दो ऑप्शंस, एक है ए, एक है डी। अब हम देखेंगे कि पिंक रेवोल्यूशन गोज फॉर 1 अनियन के लिए, पिंक रेवोल्यूशन अनियन के लिए जाता है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेल नोन। अनियन रेवोल्यूशन वॉज कॉल्ड एज पिंक रेवोल्यूशन। आप जरा कलर भी देखेंगे तो कलर से भी आप उसको कर सकते हैं। अनियन इज पिंक। अब हम जाते हैं पिंक रेवोल्यूशन विल गो फॉर अनियन रेवोल्यूशन, और अब हम जाएंगे, हमारा इन दोनों को करते के साथ ही ये वाला ऑलरेडी ये उसके साथ ही कर रहा है। अब हम सी देखेंगे, सिल्वर रेवोल्यूशन। सिल्वर रेवोल्यूशन कलर से ही आपको समझ में आ रहा है, इट विल गो फॉर 2। जो लोग जानते हैं, जिनको नॉलेज है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम गेस भी करें, आइडिया लगाएं, तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं कलर मैचिंग भी है। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन रिलेट टू एग्रीकल्चर, तो कहीं ना कहीं कलर से भी उसको कर रखा है। तो सिल्वर रेवोल्यूशन इज 2। तो ये C2 करते के साथ ही यह C4 हट जाता है और हमारा आंसर आ जाता है C2, और डी आ जाता है ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन इज फिश। तो ये वाला क्वेश्चन हालांकि नॉलेज पर कम और गैस पर ज्यादा जाएगा। ये रेवोल्यूशंस सारे नहीं भी पता है तो भी हम थोड़ा सा अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। अगर हमें एक पता है, ग्रे रेवोल्यूशन इज फर्टिलाइजर्स, ये जनरली हमारे सामने ये बहुत बार आया है ये वर्ड न्यूज़पेपर में। जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनके लिए मुश्किल सवाल नहीं है। तो हमारा आंसर आ गया डी। अगेन डी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। HDR वाली रिपोर्ट 25 की, उसके लिए स्टेटमेंट्स हमें चेक करनी है और नीचे से बताना है कौन सा करेक्ट है। टाइटल ऑफ दिस रिपोर्ट इज ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ AI। इंडिया हैज बीन रैंक्ड 133rd इन दिस रिपोर्ट। तो ये तो गलत लग रहा है क्योंकि ये 130 है। पीछे जब AI सबमिट चल रहा था उन दिनों की रिपोर्ट है, दिस इज ऑन करंट अफेयर्स। तो हमारा जो इंडिया है वो 130 नंबर पर आता है, तो ये वाला तो गलत हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और ये तो नहीं कह सकते हम अभी। लेकिन जहां तक इस बात की बात है, इस रिपोर्ट का नाम है मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ AI। दिस इज करेक्ट। तो हमारे पास आंसर आ जाता है ओनली 1। इस तरह के आंसर्स में हम स्टेटमेंट्स कौन सा सही है कौन सा गलत है इसका अंदाजा लगाते हैं। और अगर हमें नॉलेज है फिर तो कोई बात ही नहीं। HDR पर जिन्होंने AI सबमिट को ध्यान से उससे रिलेटेड रिपोर्ट पढ़ी होंगी तो उनके लिए बहुत आसान था। और हमने हिंट दिया था कि इस बार AI सबमिट हुआ है, इस पर हम क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, बेस्ड ऑन नॉलेज। बहुत डिटेल में रिपोर्ट्स और ये सब चीज पढ़ने वाले को ही पता चलता है। तो ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या है? जो लोग केमिस्ट्री से हैं, जिन्होंने साइंस के स्टूडेंट हैं, उनके लिए उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये जनरल नॉलेज से ज़्यादा हटके ये साइंस बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि साइंस भी हमारा एक सब्जेक्ट था। तो नाइलॉन 2 से नाइलॉन 6 ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कांग्रेस लीडर्स सपोर्टेड द डिमांड फॉर पाकिस्तान। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, हिस्ट्री से है, मॉडर्न हिस्ट्री, और इसका सीधा सा आंसर है सी राजगोपालाचारी। कांग्रेस लीडर्स सपोर्टेड द डिमांड फॉर पाकिस्तान। किसने डिमांड रखी थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। और किस कांग्रेस लीडर ने सपोर्ट किया था? वो है
सी राजगोपालाचारी, नीदर सुभाष चंद्र बोस नॉर जवाहरलाल नेहरू नॉर महात्मा गांधी, इट इज सी राजगोपालाचारी। थोड़ा सा मुश्किल सवाल है ये, लेकिन जो मॉडर्न हिस्ट्री ठीक से पढ़ के आए हैं उन्हें उतना दिक्कत नहीं हुई होगी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। दिस इज रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। अभी बजट जब आया है उस वक्त यूनियन बजट के बारे में पूरी की पूरी चीजें अगर अच्छे से सुनी होंगी लोगों ने, बच्चों ने जो तैयारी कर रहे थे, जो एस्पिरेंट्स थे, तो उनके लिए मुश्किल नहीं है ये सवाल। इन दोनों स्टेटमेंट्स में से हमें देखना है कौन सी सही है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या करती है? इट एग्जामिन्स द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। करेक्ट बात है। द चेयरमैन ऑफ द कमेटी इज जनरली ए मेंबर ऑफ लोकसभा। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो इस हिसाब से दोनों ही सही है स्टेटमेंट्स। ये कॉन्स्टिट्यूशन का भी सवाल क्वेश्चन है, लेकिन बजट, अगर आपने बजट की स्टेटमेंट्स और ये सब ध्यान से देखा होगा तो ये कई बार रेफर हुआ है वर्ड, तो भी आप कर सकते थे। तो ये लेकिन आसान है अगर हम प्रॉपरली टच में हैं तो। कलेक्शन ऑफ औरंगजेब लेटर्स इज फेमस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। किस सब्जेक्ट से? अकरम-ए आलमगीर कलेक्शन ऑफ औरंगजेब लेटर्स इज फेमस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। औरंगजेब के जो लेटर है वो किस नाम से जाने जा रहे हैं? अकरम ए आलमगीरी, दस्तूर उल अमाल, जाखिरत उल ख्वानीन, रुक्का एट ई आलमगीरी। तो देखिए ये मुझे भी नहीं पता था, थोड़ा सा मुश्किल सवाल लग रहा है मुझे, लेकिन हिस्ट्री जिन्होंने ध्यान से पढ़ी होगी उनके लिए ठीक है। इसका आंसर रुक्का एट ई आलमगीरी। आलमगीरी आई न्यू, आई हैव हर्ड, बट नॉट डिफरेंस नहीं इनका क्लियर है उतना, पर हाँ इसका आंसर रुक्का एट ई आलमगीरी। उसमें औरंगजेब के लेटर्स उसके नाम से, इस नाम से जाने जाते हैं। गो अहेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट टू साइन द एमओयू, साइन एन एमओयू विद भाषिनी और मल्टीलिंगुअल गवर्नेंस। जो 7 सिस्टर्स हैं नॉर्थ ईस्ट की, उनमें से कौन सी ऐसी है जिसने भाषिनी को साइन किया है, भाषिनी के लिए एमओयू साइन किया है, और वो है त्रिपुरा। ये अभी पीछे जो डिस्प्यूट्स आ रहे थे नॉर्थ ईस्ट रिलेटेड, उस समय यूज हुआ है। न्यूज़पेपर जो ध्यान से पढ़ते होंगे उनके लिए ये क्वेश्चन आसान था, लेकिन जिसने मिस कर दिया वो थोड़ा सा मुश्किल मान सकते हैं इसे। जनरल नॉलेज का, जीके का पेपर यूपी एपीओ का क्लोज करते हैं, और हम फिर दोबारा मिलेंगे, फिर दोबारा आपके साथ मीटिंग में आएंगे। थैंक यू।